हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए दोस्तों, अपने हिंदी के सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हिंदी का यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ टाइप। हम लोग पदों के बारे में, शब्द के भेद के बारे में पढ़ रहे थे। शब्द और पद में क्या अंतर होता है, और जब कोई शब्द वाक्य में रहता है तो उसमें उसके कितने भेद होते हैं, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इन आधारों पर हम लोग देख रहे थे, डिटेल कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्रिया में पहुंचे हुए हैं। और क्रिया में पहुंचने के बाद हम लोगों ने क्रिया को भी खत्म कर लिया है। सकर्मक, अकर्मक क्रिया हमारी हो गई। इसके अलावा क्रिया के 5 जो अन्य भेद हैं उनके बारे में हम लोगों ने 6 जो भेद हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे इसी क्रम में चले हैं कि क्रिया पर और किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, यानी कि वाच्य का जो प्रभाव पड़ता है उसके संदर्भ में हम लोग देखने जा रहे हैं कि वास्तव में आज पढ़ेंगे हम लोग वाच्य, वॉइस के आधार पर हम लोग देखेंगे वॉइस क्या होती है और जानेंगे हम लोग वॉइस क्या है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो क्रिया के रूपांतरण में, क्रिया का जो रूपांतरण होता है, क्रिया का जो परिवर्तन होता है, अब क्रिया क्या होगी, वो परिवर्तित होगी। किसके कारण से परिवर्तित होगी? क्रिया पर, मतलब जिसका प्रभाव पड़ रहा हो। ठीक है, क्रिया पर जिसका प्रभाव पड़ रहा हो, यानी क्रिया, अगर वाच्य के बारे में हम सीधे कहें तो क्रिया के रूप में रूप को ही वाच्य कहते हैं। क्रिया का जो रूप होता है उसी को ही वाच्य कहते हैं। और वाच्य का पता चलता है वाक्य, और वाक्य में किसकी प्रधानता है, उसमें हमें ये वाच्य से हमें ये पता चलेगा कि वाक्य में किसकी प्रधानता है। उस प्रधानता के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब वाच्य क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया के रूप का पता चलता है। ठीक है, रूपांतरण, क्रिया का रूपांतरण किसके आधार पर हुआ है, यानी कि कर्ता के आधार पर हुआ है, कर्म के आधार पर हुआ है ना, या भाव के आधार पर हुआ है। 3 आधारों पर हम लोग देखते हैं इसका कि पता चलता है इसके बारे में। तो इतनी बात आपको स्पष्ट हो चुकी होगी कि हमारा जो है जो वाच्य करता है, वाच्य यह बताता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है। ठीक है, तो इस आधार पर देखिए। और हम लोग क्या देखिए, वाच्य क्या करता है, यह बताता है कि क्रिया का जो रूप होता है, क्रिया का जो स्वरूप होता है वही वाच्य कहलाता है। ठीक है, यानी क्रिया का जो रूपांतरण होता है, क्रिया का जो परिवर्तन, रूपांतरण होता है वही वाच्य कहलाता है। तो वाच्य के बारे में आप समझ गए, वाच्य है। और वाच्य क्या होता है कि ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, यानी क्रिया 3 प्रकार से प्रभावित हो सकती है। किसकी से? जो अगर क्रिया कर्ता के हिसाब से प्रभावित हो रही है। ठीक है, कर्ता के हिसाब से क्रिया का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो वह कर्तृवाच्य कहलाएगा। और अगर क्रिया कर्म के आधार पर परिवर्तित हो रही है तो कर्मवाच्य कहलाएगा। और अगर क्रिया भाव के आधार पर परिवर्तित हो रही है, लगाई गई है, यूज की गई है, प्रयोग की गई है, तो वह भाववाच्य कहलाएगा। आप समझ गए होंगे। अब इसकी डिटेल देखते हैं। यह 3 ही प्रकार के होते हैं बच्चों। तो यानी कि क्रियाएं अपना स्वरूप 3 आधारों पर ही बदलती हैं, या क्रियाओं का प्रयोग 3 आधारों पर ही हो सकता है। कर्ता के आधार पर या तो क्रिया लगी हुई होगी, या उसके हिसाब से वो कार्य कर रही होगी क्रिया। ठीक है, और या कर्म के आधार पर या तो कर रही होगी, या तो भाव के आधार पर। ठीक है, भाव की प्रधानता होगी। तो जरा इसको हम एक एक डिटेल कर लेते हैं। तो 3 ही है प्रकार कि वाच्य के कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्तृ, कर्म और भाव 3 तरह के वाच्य होते हैं। अब कर्तृवाच्य में क्या होता है, जो मैंने आपको बताया, देखिए परिभाषा इसकी क्या है। वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो तो वह वाच्य, मतलब जो है, तो वह कर्तृवाच्य होगा। वहां पर जो क्रिया जो होगी वह जो है वो वाच्य पूरा जो होगा वो क्या होगा, कर्तृवाच्य कहलाएगा। और कर्तृवाच्य जो है इसके लिए सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनते हैं। ठीक है, यानी कि कर्तृवाच्य में, यानी कर्ता जिसमें प्रधानता होगी, यानी कि क्रिया कर्ता के हिसाब से लगी होगी, तो वहां पर सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनते हैं, यानी कि वाच्य वो दोनों सेंटेंसों में बन जाएंगे। ठीक है, तो सेंटेंस इतना ध्यान रखिएगा कि आपका कि ये दोनों बनते हैं, यानी कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया। बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा जिसमें कर्म हो और जिसमें कर्म ना हो। ठीक है, तो कहने का मतलब सेंटेंस ऐसे भी हो सकते हैं कि जिसमें वो सकर्मक सेंटेंस हो चाहे अकर्मक सेंटेंस हो। क्लियर? और दोनों सेंटेंसों में जो कुछ भी सेंटेंस हो, लेकिन वह क्रिया जो है कर्ता के हिसाब से प्रयोग में लाई गई हो, तो वो कौन से हो जाएगा, वो वहां पर कर्तृवाच्य होगा। कुल मिला के बात ये है कहना। ठीक, तो जरा देखते हैं। राम ने दूध पी लिया, तो दूध पी लिया, किसने पी लिया भाई? तो राम ने। तो राम के हिसाब से यहाँ पर क्या पीने की क्रिया हो रही, दूध को पी रहा है, कौन पढ़ रहा है? तो यहाँ पर जो क्रिया लगी हुई है तो
पीने की जो क्रिया हो किसके द्वारा की जा रही है, राम के द्वारा हो जाएगी। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा, इस नाते कर्तृवाच्य हो जाएगा। सीता गाती है तो सीता जी जो हैं वो वही गाती है ना, तो सीता के हिसाब से गाने की क्रिया में कर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग किया गया, ऐसा कर्तृवाच्य हो जाएगा बेटा। मैं स्कूल गया तो स्कूल गया कौन गया, मैं गया, तो मैं के नाते ही क्रिया लग रही है ना उस पे, तो यानी कि प्रभावित हो रही क्रिया किससे, यहाँ पर सभी से, कर्ता से प्रभावित हो रही है जो कर्ता है। तो सेंटेंसों में देखा जाए तो राम, सीता और मैं, ये क्या है, कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य है, यानी कि कर्ता के हिसाब से क्रिया का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ठीक, अब कर्मवाच्य में क्या, कर्म के हिसाब से होगा, और कर्मवाच्य में एक खासियत होगी कि सकर्मक क्रियाएं ही वाले वाक्य में ही ऐसा हो पाता है कर्मवाच्य, सकर्म, क्योंकि जिसमें कर्म होगा ऐसे। और इसमें क्या था, कर्तृवाच्य में इसमें चाहे सकर्मक भी हो सकता है, अकर्मक भी हो सकता है, अकर्मक सेंटेंस से भी मतलब ये कर्तृवाच्य हो सकता है। अगर मान लो सेंटेंस आप देख रहे हो, अगर किसी सेंटेंस में समझने की जरूरत है, अगर सेंटेंस अकर्मक है या सकर्मक है, दोनों में से अगर कोई है तो उसमें कर्तृवाच्य हो सकता है। लेकिन अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ हो और वह सेंटेंस अकर्मक हो तो उसमें कर्मवाच्य कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप पहचानेंगे कि निम्न में से कौन, इसमें कौन सा वाच्य है। सेंटेंस आपने जैसे पढ़ा उसमें देखा कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो वो सेंटेंस आपका फिर कर्मवाच्य का हो ही नहीं सकता है। उसके लिए क्या, सकर्मक क्रिया का होना जरूरी है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है, वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, सॉरी, कर्म की प्रधानता का, उसमें कर्ता की प्रधानता था, कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता का बोध होगा। यह वाच्य सकर्मक से होता है, यानी सकर्मक सेंटेंस जब होगा, वाक्य सकर्मक होगा, तभी उसमें कर्म वाच्य आप देख सकते हैं। जैसे देखिए इसमें कि लेख लिखा गया, अब लेख लिखा गया आप देखेंगे तो इसमें कौन सा ये वाक्य अगर देखते हैं, उसके अलावा देखते हैं पुस्तक पढ़ी गई, गीत गाया गया। तो अब जरा देखें इसमें क्या है, कर्म है कि नहीं है। कर्म के आधार पर आप देखिए कि कर्म है कि नहीं है। यहाँ पे कर्मवाच्य है, यानी कि वाक्य की जो क्रिया है, जैसे कहने की लेख है, लेख क्या है, लिखने वाला कार्य है, लेख क्या है, क्रिया हो गई, लिखा गया। लेख जो है कोई लेख है, लिखना, लिखना ये है क्रिया हो गई, और गया किसके, मतलब तो यहां पर आप देख रहे हैं जो लिखने की क्रिया हो रही है किसके द्वारा, कर्म के द्वारा हो रही है, मतलब इसका कर्म का प्रभाव, यानी लेख है। लेख जो है क्या, कर्ता तो है नहीं आपका, लेख क्या है, कर्म ही तो है, तो कर्म के हिसाब से क्रिया लिखा गया। ठीक है, तो यानी ऑब्जेक्ट है ये, आप देखेंगे ऑब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट नहीं है लेख। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्रिया लिखी गई है, लिखा गया जो है, लेख लिखा गया, तो यानी कि कर्म के हिसाब से क्रिया लग रही है, तो यहाँ पर कौन होगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। उसी तरह से पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक क्या है, कर्ता नहीं है, ये कर्म है। ठीक है, अब इसके आगे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई अगर होता सेंटेंस तो राम कर्तृवाच्य हो जाता, मतलब कर तो करता होता। तो वहां पर इस तरह के वाक्यों में हमेशा देखेंगे कि आपका कर्म जरूर होगा। तो यहाँ पे कर्म है, पुस्तक क्या है, पुस्तक पढ़ी गई, पुस्तक पढ़ी गई, पढ़ी गई क्या पढ़ी गई, ऑब्जेक्ट के हिसाब से लग रहा है, नहीं यहाँ पे कर्म के हिसाब से क्रिया लग रही है। तो इस नाते पुस्तक पढ़ी गई, ये यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। इसी तरह से गीत गाया गया, अब गीत क्या हो गया, ये क्या है, कर्म है। जैसे मान लो संगीता द्वारा, जैसे यहाँ पे लिखा है गीता, सीता, कुछ भी शब्द है, कोई भी किसी को भी ले लीजिए, कोई भी कर्ता बना लीजिए, तो सीता द्वारा गीत गाया गया, तो सीता होता, गीत और गाया गया होता, तो कर्म है ना, तो गाया गया, गीत गाया गया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं गीत है, तो गीत के हिसाब से क्रिया लग रही है, इस नाते यहाँ पर भी कर्मवाच्य हो जाएगा। तो मिला के कुल है यहाँ पर है कि इसमें कर्ता की प्रधानता, तो मतलब कर्ता दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर सब कर्म है, कर्म के हिसाब से जो है आपकी तुरंत क्रिया कार्य कर रही है। तो ऐसे वाक्यों में क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा आपका। ठीक है, और बाकी सेंटेंस में आपने देखा कि अगर कर्तावाच्य करना है तो वो अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों वाले वाक्यों में बन सकता है वो। और यहाँ पर इसके लिए क्या होना चाहिए कि कर्मवाच्य की मतलब कर्म की प्रधानता होनी चाहिए, कर्म के हिसाब से क्रिया का प्रयोग किया होगा तभी कर्मवाच्य हो सकता है। क्लियर, यानी इसके लिए सकर्मक क्रिया का होना जरूरी है, अकर्मक क्रिया के सेंटेंस होंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाववाच्य में। भाववाच्य में क्या होता है, इसमें वाक्य में भाव ऑब्लिक क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, भाव का बोध होगा या क्रिया की प्रधानता का बोध होगा। तो कुल मिला के भाव यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मोस्टली सेंटेंस जो मिलेंगे वो भाव प्रधानता वाले मिलेंगे। अगर किसी वाक्य में भाव प्रधानता हो और वह वाच्य अकर्मक क्रिया से बना हो, यानी कि जो सेंटेंस हो वो अकर्मक क्रिया यानी कर्म उसमें ना हो,
ठीक है, और उसमें भाव की प्रधानता हो, उस वाक्य में भाव के हिसाब से क्रिया लगी हुई हो, तो वो कौन सा हो जाएगा, हमेशा भाववाच्य होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह भी क्या है, अकर्मक क्रिया। तो जरा ध्यान रखिएगा, कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया मतलब सकर्मक वाक्य होगा। सकर्मक अगर सेंटेंस है तब जाकर के उसमें कर्मवाच्य हो सकता है। अकर्मक वाक्य है, अगर अकर्मक सेंटेंस है कोई, अकर्मक सेंटेंस अगर है कोई, तो ही उसमें भाववाच्य हो सकता है। और अगर अकर्मक और सकर्मक दोनों है तो उसमें कर्तृवाच्य ही होगा, यानी कर्ता की ही प्रधानता के हिसाब से, कर्ता के हिसाब से ही क्रिया लगी हुई होगी। तो यहां भाववाच्य में देखिए, मुझसे चला नहीं जाता, तो मुझसे चला नहीं जाता इसका मतलब क्या है, इमोशंस है, भाव है, फीलिंग है। तो फीलिंग है ना, तो भाव, मुझसे चला नहीं जाता, तो चला नहीं जाता किससे, मुझसे नहीं चला जाता, तो मुझसे क्या है, भाव है। मुझसे चला नहीं जाता, ये क्या है, भाव ही तो है, इमोशन है। तो बता रहे हैं कि नहीं चला जाता, तो इसमें कौन सा वाच्य, भाववाच्य हो जाएगा। उससे चुप नहीं रहा जाता, उससे चुप नहीं रहा जाता, चुप कौन नहीं रहता, चुप रहने का कार्य कौन नहीं करता, वह कोई है। तो वह मतलब क्या, उससे, यानी कि कोई व्यक्ति है, यानी कि वह भी एक तरह से कहिए कि यहाँ पर सीधे ना होकर के भाव के सेंस में है, उससे चला नहीं जाता, ये क्या है, भाव है। ठीक है, कोई व्यक्ति होगा उससे भाव, यानी यहां पर क्रिया जो लग रही है व्यक्ति के हिसाब से, यानी कर्ता के हिसाब से और कर्म के हिसाब से नहीं, भाव के हिसाब से लग रही है यहाँ पे। उसी तरह से सीता से हंसा नहीं जाता, तो सीता से हंसा नहीं जाता है, हंसा नहीं जाता है, यहाँ पर तो सीता है लेकिन सीता के हिसाब से नहीं चल रहा है, सीता से हंसा नहीं जाता है। यहाँ पर क्या है, वो जो उनकी फीलिंग है, उस फीलिंग के हिसाब से हंसा नहीं जाता है, उनके हिसाब से नहीं लग रहा है, कर्ता के हिसाब से नहीं लग रहा है। यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पर लग रहा है भाव के आधार पर। बच्चों तो जरा सेंटेंस पढ़िएगा, और अगर सेंटेंस से भाव का बोध हो रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा भाववाच्य हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब समझ गए होंगे कि कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है। अगर वाक्य में, ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा, अगर सकर्मक क्रिया का वाक्य है, अकर्मक क्रिया का वाक्य है, तो उसमें कर्तावाच्य हो सकता है। ठीक है, कर्तावाच्य हो सकता है, और क्रिया जो है हमेशा कर्ता के हिसाब से ही लगी हुई होगी। ठीक, उसके बाद में अकर्मक क्रिया के आपने देखा कि कर्ता क्रिया कर्तृवाच्य में ऐसा था आपका, और कर्मवाच्य में देखेंगे जहां पर कर्म की प्रधानता होती है, तो इसमें क्या होगा, वाक्य में कि जो क्रिया लगी हुई होगी वह कर्म के आधार पर होगी, और यह सदैव सदैव चूंकि कर्मवाच्य है, यानी कि वह सकर्मक वाक्य होगा। यानी सेंटेंस पढ़िएगा, सकर्मक वाक्य होगा, और कर्मवाच्य तभी उसमें हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी तरह से भाववाच्य के लिए हमेशा हमेशा के लिए उसमें क्या होगा, कर्म नहीं होगा, अकर्मक वाक्य होगा। ठीक है, और भाव की प्रधानता होगी तो भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया कि कितने प्रकार के वाच्य होते हैं, 3 प्रकार के। अब देखते हैं कि क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, जो क्रिया है किसका अनुसरण कर रही है, कर्ता का, कर्म का या भाव का। उस आधार पर अगर हम देखें तो इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। यहां पर तो हम लोगों ने एग्जांपल्स के माध्यम से देख लिया। अब देखते हैं हम लोग, कर्ता का प्रयोग हुआ है वाक्य में, या कर्म का प्रयोग हुआ है, या भाव का प्रयोग हुआ है। वो लगभग करीब में जो सेंटेंस आपने देखे इसी से मिलता जुलता है, लेकिन यहां पर हम लोग प्रयोग देख रहे हैं कैसे इसका प्रयोग करते हैं। इसमें प्रयोग क्या होगा, इसके कर्तृ प्रयोग कैसे करेंगे, जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग और वचन और पुरुष के अनुसार हो तब कर्तृ प्रयोग होगा। यानी कि वाक्य में, समझ लीजिएगा, बढ़िया अच्छी बात है कि क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष, क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष अगर कर्ता के हिसाब से लिंग, कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के हिसाब से परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, जैसे राम जाता है, तो यहां पर जाता है, राम जाता है, जैसा शब्द हो गया राम जाता है, तो जाता है क्रिया जो बन रही है किसके हिसाब से, कर्ता के हिसाब से बन रही है। अगर कह दिया सीता जाती है, जाती है, यानी क्रिया किसके हिसाब से बच गई, उसके लिंग के हिसाब से क्रिया बदल जा रही है। यहां जाती है, यहां जाता है हो जा रही है। तो यहां पर अगर इस तरह का परिवर्तन हो रहा हो, ऐसा प्रयोग हो रहा हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमेशा कर्तृ प्रयोग होगा वहां पर। ठीक है, यानी कि क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर अगर परिवर्तित हो रही है, यानी कि जो है आपका मध्यम पुरुष है आपका तो यहां पर जो आपका पुरुष जो कह रहा है, तो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इन पुरुषों के आधार पर अगर बदल रही है, मतलब जो है क्रिया कर्ता के
जो है कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के आधार पर अगर परिवर्तित हो रही है बच्चों, तो वहां पर कर्तृ प्रयोग उस वाक्य में किया गया। जैसे देख लीजिए, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें कर्ता कौन है भाई? राम है। ठीक है, अब राम क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है। यहां पर जो पढ़ता है, जो क्रिया लगी है किसके हिसाब से? राम के हिसाब से लग गई है ना। तो यहां पर क्या राम क्या है? पुरुष है। ठीक है, तो इसमें से जो देखेंगे तो वहां पर राम के हिसाब से यहां बदल रही है, तो यहां पर कर्तृ प्रयोग किया, यानी कर्ता के हिसाब से है। सीता आम खाती है, देखिए वही चीज हो गई, खाती है किसके? सीता है, इसके हिसाब से क्रिया बदल गई। यहां पर पुरुष था तो यहां पर ता हो गया, खाता, और यहाँ पढ़ता, और यहाँ पर सीता थी तो क्या? खाती हो गई, यानी क्रिया बदल गई ना। तो लिंग के आधार पर क्रिया का परिवर्तन हो गया यहाँ पर। तो ये सब कैसे, इसमें वाक्य में क्या हो रहा है? कर्तृ का प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब कर्म के हिसाब से देखेंगे, यानी कि इसमें क्या होगा कि लिंग वचन और पुरुष जो होगा कि किसका? क्रिया का लिंग वचन और पुरुष किसके हिसाब से बदल रहा होगा बेटा? कर्म के हिसाब से। कर्म के लिंग वचन और पुरुष के हिसाब से परिवर्तित तो हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? कर्म के लिंग वचन और कारक, लिंग वचन और पुरुष के आधार पर जो है क्रिया का लिंग वचन और पुरुष परिवर्तित हो जाएगा। इसमें किसमें? कर्मणि वाक्य में, कर्मणि प्रयोग में। ठीक है, यहां पर कर्तृ प्रयोग है। कर्तृ प्रयोग में कर्ता के हिसाब से क्या होगा? लिंग वचन और पुरुष परिवर्तित होगा क्रिया का। और कर्म में क्या होगा? जो होगा कर्म के हिसाब से क्रिया का लिंग वचन और पुरुष परिवर्तित होगा। जरा देखते हैं इसमें, तब उसमें कर्मणि प्रयोग होता है। जैसे देखिए, राधा ने गीत गाया, तो राधा ने गीत गाया। ठीक है, राधा ने गीत गाया, इस वाक्य में अगर हम देखें। और इसके अलावा देखिए, मोहन ने किताब पढ़ी, तो मोहन ने किताब पढ़ी, तो इसमें अगर देखें हम तो शब्द जो हमारा बन रहा है वो बन रहा है, तो देखिए कर्म के हिसाब से बदल रहा है। कैसे? राधा ने गीत गाया, तो जैसे जरा देखिएगा, राधा ने गीत गाया लिखा है, ना कि गाई लिखा हुआ है। यहां पर गाया है, तो क्या है? गीत के हिसाब से ये लग रही है क्रिया। गीत क्या है? कर्म है बच्चों, कर्म है, और गाया क्या है? क्रिया है। तो यहां पर जो क्रिया जो बदल रही है, गाया जो क्रिया है गीत के कारण से लग रही है, ना कि राधा के। राधा के हिसाब से लगी होती तो गाई हो जाता। ठीक है, जैसा कि आपने देखा, सीता आम खाती है, तो यहां पर खाती हो गया। तो यहां पर क्या? कर्म के हिसाब से क्रिया लग रही है, इस नाते यहां पर जो है कर्म का प्रभाव क्रिया पे पड़ रहा है। ठीक है, तो कर्म का जो आपका प्रभाव पूरी तरह से लिंग वचन और पुरुष का प्रभाव क्रिया के लिंग वचन और पुरुष पे पड़ रहा है। इस नाते यहां पर क्या हो जाएगा? कर्मणि प्रयोग यहां पे माना जाएगा, नहीं कर्म का प्रयोग किया गया है। अगला है, मोहन ने किताब पढ़ी, तो अब जरा देखो, मोहन है तो मोहन ने पढ़ी क्रिया लग रहा है यहां पर। तो क्रिया इसका मतलब मोहन के हिसाब से नहीं लगा है, किसके हिसाब से? किताब, किताब पढ़ी, तो किताब क्या हो गया? किताब के हिसाब से क्रिया लग गई यहां पर। ठीक है, किताब जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द हो गया, इस नाते आपका यहां पर पढ़ी शब्द का प्रयोग हो गया। तो इस वाक्य में आपने देखा कर्म की प्रधानता। और अगले वाले में क्या देखेंगे? जिस वाक्य में आपका क्या होगा कि क्रिया भाव के जो है लिंग वचन और पुरुष के आधार पर परिवर्तित होगी। लिंग और वचन और पुरुष के आधार पर क्या होगी? भाव का जो भाव होगा, तो भाव का जो लिंग होगा, वचन होगा या पुरुष होगा, उसी हिसाब से क्रिया परिवर्तित होगी। जरा इसमें देखते हैं हम लोग, जब वाक्य की क्रिया का लिंग वचन और पुरुष अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार ना हो करके सदैव पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष में हो तो भाववाचक का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कि जब कर्म के हिसाब से ना बदले और कर्त के हिसाब से भी ना बदले तो बचेगा क्या? आप हमेशा समझ लीजिएगा भाव, और भाव क्या होता है? वो कर्ता का कोई इमोशन होता है। ठीक है, जैसे कह रहा राम से सोया नहीं जाता, तो यहां पर क्या हो जाएगा? राम का जो एक फीलिंग है, सोया, सोना, सोया नहीं जाता, एक इमोशन है, नहीं जाता है, जाता है, जो क्रिया कर्ता के हिसाब से नहीं लगी हुई है, एक कर्ता की फीलिंग यानी कि जो भाव है, सोना नहीं, सोया नहीं जाता के हिसाब से लगी हुई है क्रिया यहां पर। ठीक है, ना कि यहां पर राम के हिसाब से। राम चूंकि मेल है, उनकी जो फीलिंग है वह क्या है? पुरुष वाली फीलिंग है, इस नाते यहां जाता। अगर यही होता सीता से सोया, सोया नहीं जाता का सेंस अगर आप लगाते तो सीता से सोया नहीं जाता, तो वहां सीता के नाते नहीं लग रहा है,
ठीक है, वहां पर ना तो यहाँ राम के नाते लग रहा है, यहाँ पर जो फीलिंग है उसके नाते लग रहा है यहाँ पे क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बताया ना, अन्य पुरुष में हो तो भाववाच्य हो जाता है, भाव का प्रयोग हो जाएगा, नहीं भाव का प्रयोग, भाव्य प्रयोग कहेंगे इसको, ठीक है। सीता से सोया नहीं जाता, वही वाली चीज है। आप देखिए जाता जो सेंस लग रहा है, चाहे वो यहाँ पर मेल और फीमेल इन दोनों के फीलिंग्स के आधार पर लग रहा है, तो फीलिंग जो आपकी इसमें हमेशा जो है वो पॉजिटिव है, या पॉजिटिव मतलब यानी कि पुरुष वाली फीलिंग है, इस नाते जाता शब्द का प्रयोग हो रहा है। लड़कों से रोया नहीं जाता, लड़कों से रोया नहीं जाता, यहाँ पर जो है लड़कों से की फीलिंग बता रहा है, तो यह भी आपकी क्या हो जाएगी, पुरुष वाली फीलिंग हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो है लिंग और वचन और जो पुरुष है, ये सारी चीजें जो परिवर्तित हो रही हैं वो भाव के हिसाब से परिवर्तित हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सेंटेंस आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि कर्ता, कर्म और भाव, बस ऐसे थोड़ा सा समझ लीजिए एक व्यवहारिकता में कि अगर कर्ता वाक्य में प्रधानता, कर्ता के हिसाब से अगर क्रिया लग रही है, ठीक है, अगर कर्ता के हिसाब से लग रही है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, अगर कर्म के हिसाब से क्रिया का प्रयोग किया गया है तो कर्मवाच्य हो जाएगा, और भाव के हिसाब से अगर क्रिया का प्रयोग किया गया है तो भाववाच्य हो जाएगा। सीधी सी सिंपल सी बात है। इसके अलावा देखा जाए कि कर्तृवाच्य किन सेंटेंसों में मिलेगा, जो सकर्मक और अकर्मक दोनों सेंटेंस होंगे तो कर्ता की प्रधानता उसमें मतलब जो है कर्ता जो है कर्ता के हिसाब से क्रिया लगी हुई होगी। और अगर मान लो कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य में हमेशा जो है सकर्मक क्रिया ही होगी, मतलब सकर्मक वाक्य होगा, अकर्मक वाक्य में कभी भी कर्मवाच्य नहीं मिलेगा आपको। तो सेंटेंस पढ़ते ही जान जाइएगा तुरंत कि ये सकर्मक वाक्य है या अकर्मक वाक्य है। तो सकर्मक होगा तो उसमें कर्मवाच्य होगा, नहीं तो तुरंत हटा दीजिएगा ऑप्शन से उसको, ठीक है। इसी तरह से भाववाच्य में देखेंगे तो भाववाच्य में कर्म की प्रधानता वाला वाक्य नहीं होगा, यानी कि अकर्मक वाक्य होगा, ठीक है, और इसमें भाव की प्रधानता होगी। सेम यही चीज होती है क्या, यहां पर क्या हो रहा है, जब प्रयोग करेंगे तो यहां पर क्रिया जो प्रयोग में लाई जाएगी तो कर्ता के वचन, लिंग वचन और पुरुष के आधार पर अगर क्रिया का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर कर्त क्रिया का प्रयोग कहलाएगा, और अगर कर्म के लिंग वचन और पुरुष के आधार पर क्रिया का प्रयोग बदल रही है, स्वरूप बदल रही है या यूज किया गया, प्रयोग किया गया है, तो फिर वहां पर आपका कर्मवाच्य हो गया। और भाव के आधार पर अगर लिंग वचन और पुरुष जो है क्रिया का बदल रहा है तो वहां भाववाच्य होगा। बस इतनी सी सिंपल सी बात थी। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि कोई भी सेंटेंस देख करके आप तुरंत बता देंगे उसमें कि कौन सा वाच्य है, इसमें कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, और इसके प्रयोग कैसे होते हैं ये भी आप लोगों ने देख लिया होगा। और वाच्य जो आपका होता है इसमें आपने जाना कि जो क्रिया होती है, क्रिया किसके हिसाब से बदल रही है, मतलब क्रिया जो अपना स्वरूप किसके हिसाब से बदल रही है, तो वही जो क्रिया का स्वरूप जो बदलता है कर्ता और कर्म और भाव के आधार पर, इसी को ही वाच्य कहा जाता है। यानी कि क्रिया का रूपांतरण को ही वाच्य कहते हैं। क्रिया का जो रूप परिवर्तित हो जाता है, जो कर्ता के हिसाब से न प्रयोग होकर, क्योंकि हम लोग मानते हैं कर्ता के हिसाब से क्रिया लगेगी, लेकिन कर्म के हिसाब से जब क्रिया लगने लगती है, भाव के हिसाब से क्रिया लगने लगती है, तो वही वाच्य की हमको जरूरत पड़ जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काल के साथ मिलेंगे। ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए, निश्चित तौर से एग्जाम में क्वेश्चन से बहुत सारे आते हैं, आपको मिलेंगे क्वेश्चन, और आशा है कि ये आपको वाच्य भी अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।